students, how are you all? Good, that's great. अब आप क्लास 10th में आ चुके हो, ठीक है? तो उससे पहले मुझे एक छोटा सा आंसर दो आप कि आपके जो फीचर्स हैं, यानी कि आपकी आईज जो हैं आपकी मम्मा से मिल रही हैं, ठीक है? आपके जो हेयर का टेक्सचर है वो आपके पापा से मिल रहा है। तो बेटा ऐसा क्यों है? इन सब का आंसर क्या है? कौन लेकर आए ये कैरेक्टर्स हमारे अंदर? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में स्टडी करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है 10th में, सेकेंड चैप्टर है जेनेटिक्स के नाम से या फिर हेरिडिटी के नाम से। सीबीएसई में चैप्टर हेरिडिटी के नाम से है, ओके? और आईसीएसई वाले बच्चों को यही चैप्टर जेनेटिक्स के नाम से मिलेगा। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आए हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब ये कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये कैरेक्टर्स है बेटा हमारा हेयर का टेक्सचर। सपोज यू हैव अ कर्ली हेयर लाइक योर मॉम, ठीक है? उसके बाद लेकिन अगर जो ईयर लोब है वो हमारे पापा के जैसे हो गए, हमारे आई का कलर हमारे फादर के जैसा है, कई बार हाइट मम्मा की जैसी हो गई। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है? अब ये कैरेक्टर सारे के सारे जो होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं आते हमारे अंदर, ओके? अगर ऐसा होता तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो हमेशा अपनी मम्मा की तरह दिखती, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। जितने बॉयज हैं वो सारे अपने फादर की तरह दिखते हैं क्या? नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब होता है बेटा उसके अंदर जब फॉर्मेशन हो रहा होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस को हम वेरिएशंस कहते हैं, ओके? तो क्या है हेरिडिटी? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल में दिया कलर ऑफ आई, हेयर टेक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज, ये सारी चीजें जो है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हमें किसने बताया? ये बेटा पहले से हमें नहीं पता था। ये सब बताने वाले जो थे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है? ये है उनकी पिक्चर। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने घर के गार्डन में ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था गार्डन पी प्लांट, ठीक है? एक दिन वो ऐसे ही घूम रहे थे अपने गार्डन में, उन्होंने देखा कि जो पी का प्लांट है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स उनको देखने के मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट जो थे वो शॉर्ट हाइट के थे, कुछ प्लांट जो थे वो टॉल थे, कुछ में पर्पल कलर के फ्लावर्स थे, किसी किसी में व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क क्लिक हुआ, ठीक है? उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि ये सारे कैरेक्टर्स, ये पी प्लांट में इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था बेटा गार्डन पी प्लांट पे, ठीक है? गार्डन पी प्लांट जो होता है वो मटर के दाने वाला प्लांट है, मटर का प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है? ये नाम बेटा आपको भूलना नहीं है, ये अच्छे से इस नाम को याद रखना है। अब इन्होंने क्या बताया था बेटा कि जो पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? तो उसी को हमने कहा था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लॉज हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये बताने वाले कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके? नाउ नेक्स्ट इज, इन्होंने गार्डन पी प्लांट को क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? इन्होंने कोई और प्लांट क्यों नहीं ले लिया कि चलो इस पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं? इन्होंने गार्डन पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि गार्डन पी प्लांट वो प्लांट था जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स शो हो रहे थे, ठीक है? अब वो कैरेक्टर्स कैसे थे? दे वर ऑल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग समझते हो बेटा? जैसे ब्लैक के साथ व्हाइट, ठीक है? बिल्कुल अलग अलग कलर्स के, अलग अलग चीजें, बिल्कुल जैसे एक टॉल है तो दूसरा एकदम शॉर्ट है, ठीक है? इस तरह के कैरेक्टर्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो गार्डन बी प्लांट पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या थे? ये देखो, सीड का शेप हो गया, ठीक है? अब बेटा एक चीज और है कि कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है? कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, लाइक कैरेक्टर्स अगर सीड का शेप है तो ट्रेट्स राउंड एंड रिंकल्ड है, ठीक है? समझ गए डिफरेंस? कैरेक्टर अगर हाइट है तो उसके ट्रेट्स टॉल एंड शॉर्ट हैं, ओके? तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। सबसे पहले देखते हैं सीड का शेप। अब ये सीड का शेप हम ये किस में हम देख रहे हैं बेटा? गार्डन पी प्लांट पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? किसने स्टडी किया था? मेंडल ने। सीड का शेप उन्होंने क्या देखा कि कुछ तो राउंड थे, किसी किसी में रिंकल्ड शेप के सीड थे। देन था सीड का कलर। सीड के कलर भी अलग अलग थे, येलो एंड ग्रीन, ये ट्रेट्स थे उसमें।
फिर पॉड का शेप, जिसमें मटर के दाने होते हैं ना जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं पॉड, ठीक है। तो पॉड का शेप कैसा था, कोई कोई इन्फ्लेटेड था, कोई कॉन्स्ट्रिक्टेड था। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब बेटा क्या होता है, इस तरीके से बना होना, ठीक है। इन्फ्लेटेड क्या है, इन्फ्लेटेड डायरेक्ट ऐसे ही है, ठीक है। तो ये थे इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड इसके ट्रेड्स थे। फिर आते हैं पॉड का कलर भी अलग अलग था, पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो। देन फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर कुछ पे तो फ्लावर सारे थे पर्पल कलर के और कुछ पे फ्लावर का कलर था व्हाइट, ओके। नेक्स्ट वाज फ्लावर का लोकेशन। अब फ्लावर का लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टडी किया कि कहीं कहीं पे तो एक्सियल पे फ्लावर खिल रहे थे, इधर ब्रांचेस से फ्लावर ओपन हो रहे थे, ठीक है, खिल रहे थे, एंड टर्मिनल पे बिल्कुल पीक पे, ठीक है, टॉप पे खिल रहे थे। नेक्स्ट इज प्लांट का साइज, यानी कि ये प्लांट का साइज से हमारा क्या मतलब है बेटा, ये हमारा मतलब है हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट कैसा था, टॉल था या फिर शॉर्ट था, शॉर्ट को डॉफ भी बोला जाता है। तो ये बेटा वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे गार्डन पी प्लांट में जिसपे ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी किया था। जब उन्होंने इन सब पे स्टडी कर लिया तब उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था हमें, जिसमें उनके 3 लॉज आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो क्या क्या रीजंस थे बेटा, पहला तो ये कि गार्डन पी प्लांट जो था वो इजी टू ग्रो था, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आराम से ग्रो कर लेता था वो। उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल था, ऐसा नहीं था कि साल भर उसको ग्रो करने में लग रहा है, ठीक है। तो उनके लिए स्टडी करना इजी था कि शॉर्ट लाइफ साइकिल का प्लांट है, इस पर जल्दी स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट वॉज इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। अभी हमने देखा बेटा कि जो ट्रेट्स से कितने सारे थे और वो इजिली वो ट्रेट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर बहुत इजिली हमें दिख रहा है। अगर पॉट का हम कलर देखें तो वो येलो और फिर ग्रीन दिख रहा है, अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट दिख रहे हैं वो भी हमें इजिली ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। तो ये सारे वो कैरेक्टर्स थे जो इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वॉज इट प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग इन वन जनरेशन, बहुत सारे पी प्लांट एक साथ एक जनरेशन में प्रोड्यूस होते थे। नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट इजिली क्रॉस पॉलिनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम जो पी प्लांट था उसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो रहा था लेकिन उसके साथ साथ उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था, ठीक है, तो दोनों हो सकता था इसमें। और इसके अंदर जो फ्लावर्स थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें पॉलिनेशन बहुत ईजी होता है क्योंकि वहीं से पॉलन ग्रेन्स उड़े, उसके बाद कहाँ पे आ गए, वो कहाँ पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, ठीक है। तो इजिली पॉलिनेशन होता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। तो ये रीजंस थे कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था, ओके। तो अब हम देखते हैं जीन, ठीक है। जीन में क्या होता है, ये जो जीन होता है बेटा पहले समझो कि ये होता क्या है। जीन क्या है, कोई भी डीएनए है, सपोज दिस इज द डीएनए, तो डीएनए का जो सेगमेंट है वहां पे हर जगह ये नहीं है, यहाँ पे सेगमेंट पे जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जीन का काम क्या है, जीन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करने का काम करता है। कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो जो करने वाला है उसी को हम बेटा जीन कहते हैं। तो व्हाट इज जीन, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इसलिए इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है। अब ये जीन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेटा क्रोमोसोम्स में लोकेटेड है। क्रोमोसोम्स कैसे, जैसे कि ये है हमारा एक कोई भी सेल है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं यहाँ पे जीन्स, ठीक है। जीन्स जो होते हैं अपना अपना कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जीन के पास जो होता है कि सारे के सारे वो कैरेक्टर्स को आगे लेकर बढ़े, ठीक है। कुछ जीन जो हमारे मदर से मिले हैं, कुछ हमारे फादर से मिले हैं, ठीक है। तो वो जो जीन आगे ट्रांसफर हुआ है और उस जीन ने जो कैरेक्टर को कैरी करके रखा हुआ है, अगर वही जीन आगे ट्रांसफर हुआ है तो उसी के कैरेक्टर हमें ऑफस्प्रिंग में नजर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी बच्चे की आईज ब्लू हैं तो वो ब्लू आइज कैसे आई, यानी कि अगर उसके मदर की आइज ब्लू है तो मदर में से जो एक जीन है वो ब्लू आई कलर वाला जो कैरेक्टर लेके कैरी करके जा रहा है वही आगे ट्रांसफर हुआ है ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए उस बच्चे की आंखें ब्लू कलर की हैं, ठीक है। तो जीन कैरेक्टर को कैरी करने का काम करता है। अब होता कहाँ है, देखो बेटा हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ना वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा ऑटोजोम्स, ठीक है, ये होते हैं ऑटोजोम्स। और एक जो पेयर है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसका दूसरा नाम है एलोजोम्स, ठीक है, इसी को हम एलोजोम्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, इन्हीं के ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये क्रोमोसोम्स का एक बेसिक सा बताया है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये इतना याद रखना है, 23 पेयर्स हैं। नेक्स्ट इज जीन्स के टाइप क्या होते हैं। अभी आपको जीन तो समझ में आ गया, अब जीन के टाइप क्या होते हैं। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी बच्चे की आईज का कलर ब्लू है तो दैट मीन्स कि उसकी मदर में से एक जीन जो है फॉर्मेशन के टाइम पे वो जीन ट्रांसफर हुआ था उस ऑफस्प्रिंग में, इसलिए उसकी आई का कलर ब्लू कलर है। अभी ये जो ब्लू कलर की आईज आई या फिर ब्लैक कलर की आईज आई, ये आती कैसे हैं? तो बेटा टाइप ऑफ जीन से होता है। जैसे कि टाइप ऑफ जीन्स में दो तरह की जीन्स आती हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है रिसेसिव जीन, ठीक है। डोमिनेंट जीन का मतलब है, डोमिनेंट वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, जो डोमिनेंट है मतलब हर किसी को दबा देगा वो, ठीक है, खुद आगे आगे एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे भी वही मतलब है बेटा, डोमिनेंट जीन का मतलब है एक्सप्रेस्ड ओवर रिसेसिव एलील। अब ये एलील क्या है? देखो यहाँ एक वर्ड आया है एलील, अब इसको पहले समझ लेते हैं हम एलील किसे कहते हैं। बहुत इजी है, परेशान नहीं होना है। क्या कहते हैं एलील? एलील इज अ वर्जन ऑफ जीन दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को ये जो होल्ड करके रख रहा है उसी को हम एलील कहते हैं। इट कैन बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लू आइज या ब्राउन आइज ले रहे हैं, तो ब्राउन आइज अगर हमें दिख रही है आगे, तो ब्राउन आइज के लिए हम ले रहे हैं बी और स्मॉल बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जो बी लिया है दिस इज फॉर ब्राउन, और ये जो स्मॉल बी है ना ये है ब्लू आइज के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो ये सिंगल जो बी है ना इसी को बेटा हम बोलते हैं एलील। ये क्या है? ये दूसरा एलील हो गया, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट एलील हैं जो अलग अलग कैरेक्टर को होल्ड करके बैठे हुए हैं। जो आगे बढ़ेगा वो अपना कैरेक्टर देखेगा, कभी भी कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि ब्लू आइज और ब्राउन आइज मिलकर कुछ थर्ड कलर फॉर्म कर ले, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, या तो ब्लू या फिर ये आपका ब्राउन, ठीक है। तो ये एलील समझ में आ गया कि ये जो पेयरिंग है। अब देखो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन किसे कहते हैं? अगर यहाँ पे हमने लिखा ये पेयरिंग थी, ठीक है, यहाँ पे कैसा दिखेगा? ये आई कलर हम ले रहे हैं, तो आई कलर में ये कैसा दिखेगा बेटा? ये दिखेगा ब्राउन कलर का, ठीक है। ब्राउन क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ब्राउन है, इसका मतलब ये जीन जो है वो डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, अगर उसके साथ कोई रिसेसिव जीन बैठा हो तो भी वो खुद को डोमिनेंटली एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि सेकंड जो उसका पार्टनर है, दूसरा जो एलील है वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या करता है? इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर रिसेसिव एलील। देखो यहाँ पे रिसेसिव एलील एक है, लेकिन फिर भी ये कैसा दिख रहा है? ब्राउन दिख रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट इज रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन में क्या होता है बेटा कि रिसेसिव को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसका जो दूसरा एलील है ना वो भी आपका रिसेसिव ही होना चाहिए। रिसेसिव को हम ज्यादातर स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। देखो जैसे रिसेसिव हमने यहाँ बताया कि ब्लू आई अगर रिसेसिव है तो यहाँ पे हमने लिया स्मॉल बी और स्मॉल बी। अगर ये दोनों एलील, ठीक है, स्मॉल बी वाले होंगे तभी ये ब्लू आई दिखेगी, अदरवाइज ब्राउन आई होगी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर ये इस तरह से रहेगा तो ये ब्राउन दिखेगा, यानी कि ये डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो याद रखना है बेटा रिसेसिव जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड ओवर डोमिनेंट एलील। अगर उसके साथ में दूसरा एलील डोमिनेंट है तो रिसेसिव एलील कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके साथ हमेशा रिसेसिव एलील होगा तभी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे कि ब्लू आइज हो गई, व्हाइट पेटल्स हो गया जो हमने गार्डन पी प्लांट में पढ़ा था, इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई? ब्राउन आइज या फिर पर्पल पेटल्स। तो समझ में आ गया डोमिनेंट और रिसेसिव जीन में, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आता है व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। चलिए जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था कि गार्डन पी प्लांट पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक्सपेरिमेंट करने का जो एक दिमाग में आया था कि क्यों एक्सपेरिमेंट करें, वो कहाँ से आया था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लांट देखे कि जो दिखने में टॉल थे, कुछ प्लांट दिखने में शॉर्ट थे। किसी में पर्पल फ्लावर दिख रहा था उनको, किसी में व्हाइट फ्लावर दिख रहा था, किसी का पॉट कलर येलो था, किसी का पॉट कलर ग्रीन था। तो ये सारे क्या थे? ये सारे वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहे थे,
ठीक है, जो चीज हम बाहर से देख ले रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल अपीयरेंस कह रहे हैं, और इसी एक्सटर्नल अपीयरेंस को बेटा जो बाहर से दिख रहा है, जो आप देख सकते हो, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है? ऑब्जर्वेबल फिजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप बाहर से देख पा रहे हो, सपोज मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी जो हाइट है बेटा वो तो बहुत अच्छी है, आप 6 फीट के हो, डैट मीन्स कि मुझे बाहर से दिख रहा है ना कि आप टॉल दिख रहे हो मुझे। ठीक है, तो ये वही कैरेक्टर है जो हमें बाहर से दिखते हैं, और जो बाहर से दिख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल जेनेटिक मेकअप होता है। हमें नहीं पता कि कोई प्लांट अगर टॉल दिख रहा है तो उसके साथ जो एलील की पेयरिंग है वो कैसी है, यानी कि उसके जो जीन है साथ में वो कौन से वाले हैं। जैसे कि फिनोटाइप है, फिनोटाइप में क्या है? अगर कोई प्लांट होता है, बस बाहर से देख के हमें टॉल दिख रहा है, अब टॉल की पेयरिंग क्या है? सपोज टॉल, ये प्लांट भी टॉल दिखेगा हमें, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों एलील डोमिनेंट है, और ये भी हमें टॉल दिखेगा। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, अभी हमने पढ़ा था ना इसमें कि रिसेसिव जीन है, एक डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन में अगर एक भी डोमिनेंट जीन है तो खुद को एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर, यानी कि अगर टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट तो अगर सिंगल टी है यहाँ पे तो ये कैसा दिखेगा? प्लांट टॉल ही दिखेगा। हमें बाहर से टॉल दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ दिख तो नहीं रहा ना अंदर की उसकी जेनेटिक पेयरिंग, अंदर उसके साथ जो एलील बैठा हुआ है दूसरा, जो दूसरे एलील की पेयरिंग है यहाँ पे, वो रिसेसिव जीन की है। ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा ना, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है बेटा? ये हमें पता चलता है जीनोटाइप से। ठीक है, इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलील कैरीज अ स्पेसिफिक ट्रेट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये इसकी पेयरिंग के साथ है या इसकी पेयरिंग के साथ है। ठीक है, यहाँ हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं, उसके अंदर देखना है कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके साथ जो एलील की पेयरिंग है वो क्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम बेटा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बाहर से देखकर आप नहीं बता सकते कि कोई बच्चा अगर बहुत टॉल है, टॉल दिख रहा है, वो 6 फीट की हाइट का भी बताया था मैंने, जैसे कोई बच्चा है तो वो उसके अंदर ये वाले जीन प्रेजेंट हैं या इस पेयर में प्रेजेंट है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर वो टॉल है तो डोमिनेंट ट्रेट में ये आया है, तो ये जो जीन आगे ट्रांसफर हुआ है हमें नहीं पता वो कौन से पेयरिंग में अंदर प्रेजेंट है। तो इसी को स्टडी करने के लिए हम फिनोटाइप करते हैं, जीनोटाइप कहते हैं इसको, यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये था फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात की बात है, बस इतना सा हमें इंट्रोडक्शन लेना है अभी कि मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, मोनो का क्या मतलब है? मोनो का मतलब है हमारा 1। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, और डाइहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं, डाइहाइब्रिड कैरेक्टर में हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर अगर हम ले रहे हैं तो वो कैरेक्टर हमारा हाइट होगा, और हाइट में हमारे पास एक तरफ टॉल होगा और दूसरी तरफ डॉफ होगा, मतलब 1 कैरेक्टर 2 ट्रेट्स। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स और उन दोनों के 2 ट्रेट्स। सपोज हाइट लिया मैंने इधर, हाइट एंड कलर, यहाँ पे पॉट कलर। ठीक है, तो हाइट कैसी हुई? यहाँ पे हुई है हाइट का टॉल एंड ऑफ, तो टॉल, कलर कैसा? ग्रीन, टॉल विद ग्रीन पॉट कलर। यहाँ पे कैसा लिया हमने? डॉफ। ठीक है, पॉट कलर कैसा? येलो लिया हमने यहाँ। ठीक है, तो देखो 2 कैरेक्टर को जब एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, और जब एक कैरेक्टर को 2 ट्रेट के साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके आगे हम बेटा डिटेल में पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के बारे में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। थैंक यू।